हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमए सेकेंड सेमेस्टर के आज जो क्लास रहने वाली है आपकी हिस्ट्री की रहने वाली है, यानी हिस्ट्री का जो आपका पेपर 2 रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास, उपयोगी रहने वाली इस क्लास से लगभग आपको 70 से 80% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी PDF नोट्स लेने आपके लिए नंबर लगा रखे 8955857877, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट की PDF ले सकते हो, आप चाहो तो चारों सब्जेक्ट की साथ में PDF ले सकते हो। PDF फ्री नहीं है, बल्कि नाम मात्र शुल्क के साथ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उसके अंदर लघु, त्रात्मक और बड़े वाले सभी क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को भी आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको एक एक फैक्ट आपको अच्छे से याद हो जाए। पेपर फर्स्ट की मैंने क्लास पहले लगा दी है, अब ये जो क्लास है वो आपकी पेपर 2 की रहने वाली है। पेपर 2 आपका की जो सब्जेक्ट रहने वाला आपके लिए कौन सा है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड थॉट, यानी भारतीय समाज एवं चिंतन का विकास। जो पेपर 2 आपका हिस्ट्री का एमए सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट, ध्यान से सुने, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करें और चैनल को जितने भी विद्यार्थी अभी क्लास में जुड़े हैं या जिन्होंने भी अभी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो सभी विद्यार्थी क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी की क्लास जा सके। आइए विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है कि वर्ण व्यवस्था की अवधारणा एवं प्राचीन भारतीय समाज में उसके महत्व का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन की आधारभूत व्यवस्था थी। इसका प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। यानी पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका जो प्रारंभिक उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद का जो एक पुरुष सूक्त नाम का सूक्त है उसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए ऋग्वेद में कितने सूक्त थे टोटल। तो ऋग्वेद के अंदर बता देता हूँ 1028 सूक्त थे। कितने थे? ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त थे। ठीक है, जहां समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। इसके अंदर प्रारंभ में तो ये व्यवस्था जन्म के आधारित थी, लेकिन बल्कि व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित थी, ये कर्म पर आधारित थी, उसने क्या कर लिया, जन्म के आधार पर काम कर लिया। फिर ये बंटवारा हो गया उसका। फिर इसके अंदर माना जाता है कि ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठान देना, जबकि क्षत्रियों का कार्य है शासन करना, रक्षा करना, जबकि वैश्यों का कार्य ये होता था व्यापार एवं कृषि करना। क्या करना? व्यापार और कृषि करना। जबकि शूद्रों का सेवा या कार्य करना निर्धारित बताया जाता है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में कार्य विभाजन स्थापित करना तथा सामाजिक आधार पर सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाना माना जाता है। इस व्यवस्था ने विभिन्न सामाजिक समूहों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रही। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी वैदिक काल के अंदर वर्ण परिवर्तन की संभावना मानी जाती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म आधारित रूप से धारण कर लिया। यानी जो कर्म आधारित व्यवस्था थी ना, उसने धीरे धीरे क्या कर लिया, जन्म आधारित मानी गई। फिर उसके बाद बात करें तो भारतीय संस्कृति, धर्म, शिक्षा एवं सामाजिक संरचना के विकास में वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि समय के साथ इसमें अनेक विकृतियां उत्पन्न हुई थी और सामाजिक असमानता बढ़ी, फिर भी प्राचीन भारतीय समाज को संगठित एवं व्यवस्थित बनाने में इसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था का स्वरूप एवं भारतीय चिंतन दर्शन में, भारतीय जीवन दर्शन में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, जो भी आपको मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही आपके लिए उपयोगी है और आपको एग्जाम में लगभग डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगी। बस आपको क्या करना है, हमारा सहयोग करना है, सपोर्ट बनाए रखना। जो भी विद्यार्थी क्लास को देखे, क्लास को जैसे ही आप लाइक करोगे तो आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, हाइप करे ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी हाइप जरूर करें ताकि आपके हाइप करने से और जो आपके साथी लोग हैं, चाहे किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी है, उन तक ये क्लास पहुंचेगी और आपके द्वारा ये सहयोग उनको सपोर्ट मिलेगा। तो आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, जिसके अनुसार मानव जीवन को 4 चरणों में के अंदर, एक तो ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ आश्रम, दूसरा वानप्रस्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम विभाजित किया। यानी कहने का मतलब मोटे तौर पर बात करें, यानी जो व्यक्ति की जीवन की जो अवस्था है, यानी मान के चले अगर 100 साल तो उसको 4 भागों में बांट दिया। यानी शुरुआत के अंदर जो था ब्रह्मचर्य, यानी जैसे शिक्षा ग्रहण करेगा यानी कोई कार्य करेगा वो ब्रह्मचर्य के अंदर आएगा। उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा, गृहस्थ जीवन का पालन करेगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर संन्यास आश्रम आएगा। तो ये जो प्रश्न है ना वो डिटेल के अंदर भी समझाए और ये लघु त्रात्मक के अंदर भी महत्वपूर्ण है।
इसका उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्धारण करना माना जाता है। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा एवं चरित्र निर्माण का कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति एक बालक होता है वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान विद्यार्थी शिक्षा और चरित्र निर्माण का कार्य करता था। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, इसी के माध्यम से समाज, परिवार, अर्थव्यवस्था का संचालन होता था। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक दायित्वों से निवृत्त होकर आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर होता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन अपनाता था। फिर विद्यार्थियों, आश्रम व्यवस्था ने भारतीय समाज में अनुशासन, नैतिकता एवं कर्तव्य परायणता को प्रोत्साहित किया। इस व्यवस्था के माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करने पर क्या मिलता है, प्रयास किया गया। भारतीय संस्कृति में जीवन को केवल भोग का साधन न मानकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थों के नाम याद होने चाहिए। एक तो आता है धर्म, और एक आता है अर्थ, एक आता है काम, और चौथा आता है मोक्ष। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी अगर तीनों को अगर अच्छे से काम संपन्न करेंगे ना तो हमारा मोक्ष भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी जो चारों पुरुषार्थ है वो भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है या रही है। फिर आपके लिए जो तीसरा प्रश्न देखो पुरुषार्थ का है, यानी पुरुषार्थ की अवधारणा एवं प्राचीन भारतीय चिंतन में उसके महत्व का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, पुरुषार्थ भारतीय दर्शन की एक केंद्रीय अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? केंद्रीय अवधारणा है, जिसका अर्थ होता है मानव जीवन के वे प्रमुख लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमेशा व्यक्ति किसके लिए पीछे भागता है? धर्म को काम करने से, यानी काम के पीछे भागता है। वो हमेशा अर्थ को कमाने के लिए लगता है, यानी अर्थ को भी कमाए तो किस आधार पर कमाए? धर्म के नाम पर, ना कि अनैतिक कार्य पर। अगर अर्थ कमाएगा उसी प्रकार उसको काम या मोक्ष है वो प्राप्ति होगा। जो व्यक्ति का अंतिम जो लक्ष्य होता है ना वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, यानी चारों पुरुषार्थ माना गया है। ये मानव जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म पुरुषार्थ का, विद्यार्थियों, धर्म पुरुषार्थ का संबंध नैतिकता, सदाचार एवं सामाजिक कर्तव्यों से। अर्थ का तात्पर्य धन से, संपत्ति से, आर्थिक समृद्धि से, जबकि काम मानव की इच्छाएं। आज आपकी भोग विलास है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो कोई प्रकार की इच्छा है वो भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसी के साथ साथ जो मोक्ष को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष मैंने आपको पहले भी बताया, मोक्ष एक व्यक्ति का सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसका उद्देश्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना। क्या है? जन्म मरण के चक्कर के मुक्ति प्राप्त करना। भारतीय चिंतकों ने इन चारों पुरुषार्थों में संतुलन बनाए रखने पर बल दिया। धर्म के नियंत्रण में अर्थ एवं काम की प्राप्ति तथा अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होना आदर्श जीवन का माना जाता है। पुरुषार्थ की अवधारणा ने भारतीय समाज को नैतिक आधार प्रदान किया तथा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए चौथा प्रश्न है कि मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था का विवेचन कीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है क्लास कैसी लग रही है और आप विद्यार्थी कहां से क्लास को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि एसपी क्लासेज की जो क्लासेज आती है वो हमारे कौन कौन विद्यार्थी देखते हैं और कहां से देखते हैं। तो आप क्लास को एंजॉय करते रहे और साथ में आराम से अच्छे से इस क्लास को देखें। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो इस क्लास के आधार पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो चौथा प्रश्न है कि मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है जिसमें सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन मिलता है। इसे भारतीय समाज की संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह परिवार, स्त्री की स्थिति तथा सामाजिक आचरण के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसी के साथ साथ मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। एक प्रत्येक वर्ण के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं, यानी मनुस्मृति के अंदर 4 जो वर्ण है ना उसके अलग अलग अपने अधिकार है, अलग अलग कर्तव्य है। इसमें सामाजिक अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न नियमों का उल्लेख भी मिलता है। परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता है तथा गृहस्थ जीवन को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। उसके बाद मनुस्मृति में नैतिकता, कर्तव्य एवं धर्म पालन पर विशेष बल देता है। यानी जो मनुस्मृति है एक प्रकार का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर क्या है? नैतिकता, कर्तव्य, धर्म पालन पर विशेष बल दिया गया है।
समाज में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी गई है। यानी अगर समाज में रहना है और समाज में एक अच्छे नैतिक व्यक्ति को पालन करना है, उसके साथ उसको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज अगर बात करें 15 अगस्त की बात करें, या अगर आज़ादी के दिवस की बात करें, या गणतंत्र दिवस की बात करें, कोई भी अगर आज हम दिवस की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनका पालन करें, सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, पशु पक्षियों का सम्मान करें, उनको जीव प्राणी के मात्र दया का भाव रखें, या किसी की जो सार्वजनिक संपत्ति है या सरकार की जो संपत्ति हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। ये सब क्या होते हैं, ये अधिकार थोड़ी होते हैं, ये हमारे कर्तव्य होते हैं, हमें निभाना चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर प्रगति के अंदर ये हमें क्या हो, अच्छा साबित हो सके। यद्यपि आधुनिक दृष्टि से मनुस्मृति के कुछ प्रावधानों की आलोचना की गई, यानी उसमें कमियां भी निकाली जाती है, फिर भी प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। फिर आपके लिए 5 नंबर प्रश्न है कि उपनिषदों के सामाजिक एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। उपनिषदों के सामाजिक एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिन्हें वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। जिन्हें वेदों को क्या माना जाता है, अंतिम भाग माना जाता है, जिनमें ब्रह्मा, आत्मा, ज्ञान, मोक्ष एवं सत्य के संबंध में गहन विचार प्रस्तुत किए गए। उपनिषदों ने भारतीय चिंतन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की तथा कर्म कांड की उपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया। उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत आत्मा और ब्रह्मा की एकता है। क्या है, उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत आत्मा और ब्रह्मा की एकता है। उनके अनुसार समस्त विश्व एक परम सत्य से उत्पन्न होता है, यानी जो समस्त विश्व है वो क्या है, एक परम सत्य से उत्पन्न हुआ है तथा मनुष्य का अंतिम लक्ष्य उस परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषदों में आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बताया गया है। सामाजिक दृष्टि से उपनिषदों में सहिष्णुता, मानवता, सार्वभौमिकता, बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी है। उपनिषदों ने बाह्य आडंबरों की उपेक्षा, आंतरिक शुद्धता एवं ज्ञान पर बल दिया गया है। ये पॉइंट याद होने चाहिए साथ साथ में, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये फैक्ट याद होंगे ना, आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। यानी उपनिषदों के अंदर एक तो बाह्य आडंबर है, यानी कोई प्रकार के जो रीति रिवाज या बुरे जो धारणा वाले लोग होते हैं उनकी अपेक्षा आंतरिक शुद्धता, यानी मन की जो चित्त की जो भावना शुद्ध होगी ना, वही ज्ञान पर बल दिया गया है। उसके साथ में छठा प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया एवं उसके प्रभावों का विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान रखें, आप चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि आपके लिए जो क्लासेस लगा रहे, यानी मैंने पेपर फर्स्ट की वीडियो लगा दी, ये पेपर 2 की है, पेपर 3rd और 4th की भी वीडियो जल्दी आएगी। आपके लिए अलग एक कोर्स बना रखा है, यानी आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको चारों वीडियो मिल जाएंगे, या कोई भी उसके साथ में तथ्यात्मक वीडियो आते हैं तो वो आपको वहीं से प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध होंगे। साथ में जितने विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने देख ली है, वो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां से गेस्ट पेपर वगैरह या पीडीएफ कैसे लेनी है, या मान लो वीडियो कौन सा कब आएगा, रिजल्ट की अपडेट या कोई भी वैकेंसी की अपडेट, वहां से आपको व्हाट्सएप चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर के नाम से बना हुआ है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन कैसे करना है, तो उसकी लिंक है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाओ, या इस वीडियो के जो कमेंट पिन किया हुआ है, जो टॉप कमेंट है ना वो पिन किया हुआ है हमारा खुद का, उसको आप सीधे लिंक से वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहां से बहुत ही आसानी से हर अपडेट्स मिल जाएगी। बात करें अगर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की, तो मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के पारस्परिक संपर्क से एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय या समन्वित संस्कृति कहा जाता है। ये प्रक्रिया राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर धीरे धीरे विकसित हुई, और उसके साथ में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद भारतीय समाज में नई परंपराओं एवं विचारों का प्रवेश हुआ। सूफी संतों और भक्ति संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम, मानव समानता का संदेश दिया। उनके प्रयासों से दोनों समुदायों के बीच निकटता बढ़ी। कला, स्थापत्य, संगीत, साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही में उर्दू भाषा का विकास, अगला पॉइंट है उर्दू भाषा का विकास। मुगल स्थापत्य कला और हिंदुस्तानी संगीत तथा लोक परंपराओं में यह समन्वय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अकबर की धार्मिक नीति और सूफी भक्ति आंदोलन ने इस प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की थी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय ने भारतीय संस्कृति को रसमृद्ध बनाया तथा विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया था। ये भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया है, जिसने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। नेक्स्ट आपके लिए
अगला प्रश्न आपके लिए 7 नंबर कि मध्यकालीन भारत में कृषक वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सभी जो आपकी 5 यूनिट है सिलेबस, जो एमजीसी यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जाए और आपके बहुत ही बेस्ट से बेस्ट तैयारी होने वाली है। 7वां क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में कृषक वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय समाज की आर्थिक संरचना का आधार कृषक वर्ग था, यानी जो किसान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन पर ही राज्य की आय, व्यापारिक गतिविधियां तथा सामाजिक व्यवस्था निर्भर करती थी। यद्यपि कृषक समाज की रीढ़ था, फिर भी उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय मानी जाती है। कृषकों पर भूमि कर का भारी बोझ था उन्हें सामंतों, जागीरदारों एवं राज्य अधिकारियों के शोषण का सामना करना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में भूमि से प्राप्त राजस्व यानी जो कर है वो टैक्स है, उसके राज्य की आय का मुख्य स्रोत बन गया था। परिणाम स्वरूप किसानों ने उपज का बड़ा भाग कर के रूप में वसूला जाता था। अकाल, बाढ़, सूखा तथा युद्ध जैसी परिस्थितियां कृषकों के जीवन को और अधिक कठिन बना देती है। अधिकांश किसान ऋणग्रस्त थे, यानी उन्होंने ऋण ले रखा था, इससे उनका जीवन और भी ज्यादा कठिन हो गया था तथा उनका जीवन निर्वाह न्यूनतम संसाधनों पर निर्भर करता था। फिर भी भारतीय कृषक कृषि तकनीकें और सिंचाई व्यवस्था एवं फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ढांचा उनके श्रम पर आधारित था, उनके काम पर आधारित था। कृषकों के श्रम से ही नगरों, व्यापारिक केंद्रों एवं शासक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में कृषक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रहते हैं। फिर यह स्थिति तत्कालीन सामाजिक असमानता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। अगला आपके लिए 8 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन माना जाता है, जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति तथा सामाजिक समानता की स्थापना करना माना जाता है। इसका प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों से माना जाता है, यानी जो भक्ति आंदोलन ना उसका प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों से माना जाता है। बाद में यह संपूर्ण भारत में फैल गया, यानी भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे तत्कालीन धार्मिक जटिलताएं, कर्म कांडों की अधिकता, जातिगत भेदभाव तथा सामाजिक असमानता प्रमुख रूप से कारण मानी जाती है। भक्ति संतों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता को अस्वीकार किया तथा प्रेम, भक्ति, समर्पण को मोक्ष का साधन बताया। रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास एवं सूरदास जैसे संतों ने इस आंदोलन को व्यापक रूप से यानी बड़ा रूप प्रदान किया था। उसके साथ साथ में इन संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश देकर जन सामान्य जनता को धार्मिक चेतना से जोड़ा था। भक्ति आंदोलन के सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवता की भावना को प्रोत्साहित किया, जिससे जाति नहीं पाती एवं ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया गया था और उसका विरोध किया गया था। भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। अगला आपके लिए जो प्रश्न है चिश्ती एवं सुहर्दावधी, चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिलों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन के प्रसार में विभिन्न सिलसिलों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनमें चिश्ती और दूसरा है सोहरावर्दी। एक तो आता है चिश्ती और एक आता है सोहरावर्दी। सिलसिले प्रमुख रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। दोनों का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर का प्राप्ति था, किंतु उनकी कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता थी। यानी उनका उद्देश्य क्या था? अपना धर्म प्रचार करना, लेकिन जो कार्य प्रणाली, उनका जो शैली है वो दोनों की क्या है? अलग अलग माने जाती है। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत है वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद एवं निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। इस सिलसिले ने प्रेम, सेवा, मानवता एवं सहिष्णुता पर विशेष बल दिया, जबकि चिश्ती संत सामान्य जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे तथा शासकों से दूरी बनाए रखते थे। इसके विपरीत सोहरावर्दी जो सिलसिले के जो संत है ना, वो क्या करते? अपेक्षाकृत अधिक संगठित होते तथा राज्य सत्ता से संपर्क बनाए रखते थे, जिसके अंदर बाहुद्दीन जकरिया इस सिलसिले के प्रमुख संत माने जाते हैं। एक तो आपको दोनों के नाम अगर याद होना चाहिए, इसके अंदर कौन आते हैं? बाहुद्दीन जकरिया इस सिलसिले के प्रमुख संत माने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। दोनों सिलसिलों ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। उनके प्रयासों से हिंदू मुस्लिम संबंधों में सौहार्द बढ़ा, भाईचारा बढ़ा और भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना विकसित हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय मध्य वर्ग के उदय के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो
तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जिन विद्यार्थियों ने अगर ये लगता है कि सर अगर हम लाइक कर देंगे तो आपको करोड़ों पैसे मिल जाएंगे, तो ये देखो आप मत सोचो, आपका कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए एमए की क्लास ला रहे हैं। मैंने बीए के जितने विद्यार्थियों की क्लासेस लगाई आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हर विद्यार्थी ने क्लास देखी और 20 से 25 हजार विद्यार्थियों ने क्लास देखी है, और उनके कमेंट देखिए, आपको प्रूफ मिलेगा कि वास्तव में इन क्लासों से कितने क्वेश्चन आए और आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप अगर अच्छे से ध्यान से क्लास देखेंगे और साथ में सहयोग करेंगे, आपका सहयोग कितना है, बस लाइक कर दें और साथ में कमेंट करके आप अपने साथियों को शेयर कर दें, ताकि हर विद्यार्थी क्लास पहुंच सके और आपका भी धन्यवाद करेंगे कि हाँ वास्तव में इस मित्र ने मेरी ये क्लास भेजकर मेरी सहायता की और मेरा पेपर अच्छा हुआ है। और हमारा क्लास बनने का उद्देश्य ये है कि किसी विद्यार्थी के बैक नहीं लगे, या अगर किसी के बैक आती तो फालतू में हम रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, या मान लो कोई भी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ते हैं। आपको वैसा नहीं करना, आपको तैयारी अच्छी करनी है, आपको अच्छे से लिख कर आना है। उसके अंदर वीडियो बना रखा है कि आपको एग्जाम में कैसा लिखना चाहिए, आपके आगे बैक नहीं है और आप अच्छे से नोट्स लेकर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बात करें कि 19वीं शताब्दी में भारत में एक नए शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ था, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विचारधाराओं, आधुनिक संचार साधनों एवं औपनिवेशिक प्रशासन के विकास ने इस वर्ग के निर्माण में योगदान दिया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशील एवं आधुनिक राजनीतिक चेतना विकसित हुई थी। उसके साथ सरकारी नौकरियों, व्यापक व्यापार एवं पेशेवर समस्याओं से व्यापार व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों ने मिलकर एक नए मध्य वर्ग का निर्माण किया था। ये वर्ग सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रमुख वाहक माना जाता है। उसके साथ मध्यम वर्ग में सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रगति प्रदान की गई और उसके साथ में सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मध्यम वर्ग ने। उसके साथ में इसी वर्ग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया और राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया था। फिर भारतीय प्रेस हो गए या साहित्य, शिक्षा एवं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में भी मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसने भारतीय समाज को आधुनिकता की दिशा में अग्रसर किया तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी का मध्यम वर्ग आधुनिक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख आधार माना जाता है। अगला आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है कि दलित उत्थान के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को अच्छे से आपको देखना है विद्यार्थियों। भारतीय समाज में दलित वर्ग लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, आर्थिक शोषण का शिकार रहा था। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने आंदोलन ने दलित उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, जिनके अंदर ज्योतिबा फुले ने दलित एवं पिछड़े वर्गों को शिक्षा एवं सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके, ये क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करके सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता, छुआछूत को सामाजिक कलंक बताया तथा हरिजन आंदोलन के माध्यम से दलितों के उत्थान का प्रयास किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित उत्थानों के अधिकारों के लिए व्यापक संघर्ष किया और उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक समानता को मुक्ति का आधार माना था। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय के प्रावधानों के माध्यम से दलितों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। दलित उत्थान आंदोलनों ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत किया था। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप दलित वर्ग की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण भागीदारी मानी जाती है, उल्लेखनीय सुधार माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। अगर महिलाओं की भूमिका की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक भूमिका निभाई। प्रारंभिक चरण में उनकी भागीदारी सीमित थी, किंतु 20वीं शताब्दी में महिलाओं की सक्रिय निरंतर बढ़ती गई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना और महिलाओं को भी इसमें व्यापक रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान मिला था, जिसके अंदर सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। फिर महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार, सत्याग्रह, जेल यात्राओं एवं जन जागरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया था। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक राजा राममोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा
आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों यानी बुराइयों को, धार्मिक अंधविश्वासों को एवं रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। उनके विचारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को आधुनिक, तर्कसंगत एवं प्रगतिशील बनाना था। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी जो राजा राममोहन राय ना वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा उपनिषदों के एकेश्वरवादी सिद्धांतों को महत्व दिया था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन याद करके जाना और लगभग आपको याद ही होगा। यानी 1828 के अंदर वो क्या करते हैं, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक सुधार एवं सामाजिक जागृति माना जाता है। उन्होंने धर्म को विवेक, नैतिकता एवं मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयास किया था। सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री अधिकारों के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जातिगत संकीर्णताओं एवं सामाजिक असमानताओं का भी विरोध किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया था। उनका विश्वास था कि आधुनिक ज्ञान के माध्यम से ही भारतीय समाज का विकास संभव है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान के माध्यम को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए लघुतरात्मक चल रहे हैं, बाकी आपके लिए बड़े वाले क्वेश्चन भी अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आपको वो भी अच्छे से देख रहे हैं। तो अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये एक छोटा वाला क्वेश्चन और बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। भारतीय समाज में नव जागरण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत मानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, पाखंड का विरोध किया था और तथा वैदिक धर्म को शुद्ध परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया था। फिर 1875 में स्थापित आर्य समाज ने धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया, जिसके अंदर सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता का विरोध किया था। वे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और महिलाओं के सम्मान के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए, कमी निकालते हुए गुण एवं कर्म आधारित व्यवस्था पर बल दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है और उनके अनुयायियों ने डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर आधुनिक एवं वैदिक शिक्षा के समन्वय का प्रयास किया था। फिर उनके विचारों ने भारतीयों में आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा भी देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, जिनको भी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं मिला या कैसे लेने, तो वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। या देखो नीचे स्क्रीन पर आपके लिए नंबर दे रखे हैं, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। आपको नाम मात्र शुल्क के साथ में पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप मैसेज करोगे तो आप अगर चारों कॉम्बो साथ में लेते हो तो बहुत ही कम रेट में मिलेगी, और एक सब्जेक्ट की लेते हो तो आपको एक सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी। विद्यार्थियों, साथ में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए 15 नंबर है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद एवं श्री अरविंद के राष्ट्रवादी एवं आध्यात्मिक विचारों का विवेचन कीजिए। अगर बात करें कि स्वामी विवेकानंद एवं श्री अरविंद आधुनिक भारत के प्रमुख चिंतक एवं राष्ट्रवादी विचारक माने जाते हैं। दोनों ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं राष्ट्रवाद को नई दिशा प्रदान की थी। उनके विचारों ने भारतीय नव जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया था और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की महानता को विश्व स्तर पर स्थापित किया। 1893 में शिकागो धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण से भारत की आध्यात्मिक परंपरा को धर्म विश्व पहचान दिलाई थी। उन्होंने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान माना और युवाओं में आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास किया था। उनके अनुसार भारत का पुनर्निर्माण शिक्षा, नैतिकता एवं आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से संभव हो सका था। श्री अरविंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया और उनके अनुसार राष्ट्र केवल राजनीतिक इकाई नहीं है बल्कि एक जीवंत भूमिका आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर हुए थे। उनका समन्वित योग, इंटरनल योगा, मानव चेतना के विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। विद्यार्थियों,
दोनों विचारकों ने भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण, राष्ट्रीय गौरव एवं आध्यात्मिक उत्थान पर बल दिया था। उनके विचारों ने भारतीय समाज को आत्मविश्वास, सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान की थी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद एवं श्री अरविंद भारतीय पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उनके अनुसार उनके विचार आज भी भारतीय समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं। विद्यार्थियों, अब बात करेंगे विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है, कुछ आपको करवा दूंगा, बाकी आप पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ लेना। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ एवं संस्कार की अवधारणाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो प्राचीन भारतीय समाज का संगठन अत्यंत सुव्यवस्थित, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। भारतीय चिंतकों ने समाज और व्यक्ति के समन्वित विकास के लिए वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ एवं संस्कार जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था। इनका उद्देश्य केवल सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करना भी माना जाता है। ये चारों अवधारणाएं भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक संस्था थी, जिसके अंदर ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में समाज को 4 वर्णों के अंदर एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र के रूप में बताया जाता है। जिसमें ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, कार्य करना, धार्मिक अनुष्ठान, क्षत्रियों का शासन रक्षा करना और शासन करना, वैश्यों का कृषि, पशुपालन, व्यापार करना, शूद्रों का सेवा का काम करना था। जबकि प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, किंतु समय के साथ ये जन्म आधारित हो गई और वर्ण व्यवस्था ने श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाया था। परंतु बाद में कठोर जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता को भी जन्म दिया था। इसलिए उनके सकारात्मक और नेगेटिव दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया। मैंने आपको बता दिया, वैसे लघुतरात्म कर लिया हमने कि आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा चरित्र का निर्माण करता है, गृहस्थ आश्रम में विवाह करता है, परिवार पालन करता है, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन करता है, वानप्रस्थ में व्यक्ति संसारिक मोह से दूर होकर विरक्त होकर समाज के लिए, धर्म की सेवा के लिए कार्य करता है। जबकि संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है। और आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को अनुशासित और संतुलित बनाए रखना, सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व को निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि पुरुषार्थ भारतीय दर्शन में मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्यों को दर्शाते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी धर्म का काम कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार से, अर्थ जीवन निर्वाह और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो जबकि काम का मोक्ष मानव की इच्छाएं, भावना और सुख समृद्धि से, और मोक्ष का कार्य जन्म मरण के मुक्ति प्राप्त करना, सत्य की प्राप्ति करना होता है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं संस्कार की। संस्कार यानी संस्कार भारतीय संस्कृति से व्यक्ति के जीवन को पवित्र और परिष्कृत बनाने वाले धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान थे। धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है। फिर संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, उसे समाज के आदर्शों और मूल्यों से जोड़ना था। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में नैतिक शिक्षा, सामाजिक दायित्व, सामाजिक चेतना प्रदान की जाती है। संस्कारों ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें सामाजिक दृष्टि से, इन अवधारणाओं ने भारतीय समाज को संगठित, अनुशासित और स्थिर बनाए रखा। वर्ण व्यवस्था ने कार्यों का विभाजन किया, आश्रम व्यवस्था ने जीवन को क्रमबद्ध बनाया, पुरुषार्थों के जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया और संस्कारों ने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संचार किया था। इन व्यवस्था का समाज में क्या है, कर्तव्य प्रणया बनी रही है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए अगला दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए इसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों, भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं की जाति व्यवस्था का विशेष स्थान है। यह केवल सामाजिक संगठन की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, विवाह, भोजन, धार्मिक अधिकार तथा सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती थी। फिर प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत नशीला और गर्म प्रधान था, किंतु समय के साथ वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी। भारतीय इतिहास में जाति व्यवस्था ने समाज को संगठित भी किया और उनके सामाजिक विषमताओं को जन्म भी दिया था। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के समय में विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसके अंदर पहला सिद्धांत था परंपरागत देवी सिद्धांत। यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति कर्म से ब्रह्मा के मुख से, भुजा, जंगा और चरणों से। यानी जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा के मुख से, जबकि क्षत्रिय की भुजा से, और जो वैश्य है उसकी जंगा से, और जो शूद्र है वो उसकी चरणों से। यह सिद्धांत जाति व्यवस्था को देवी और धार्मिक आधार पर प्रदान करता है। आधुनिक इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते।
दूसरा, वर्ण सिद्धांत बात करें तो प्रारंभ में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। यह विभाजन कर्म और व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे वर्ण जन्म आधारित हो गए और अनेक जातियों का निर्माण हो गया था। फिर तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक सिद्धांत, यानी विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों के आधार पर अलग अलग जातियां विकसित हुई। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, स्वर्णकार आदि पेशागत समूह आगे आगे चलकर जातियों ने बदल गए। नेस्फील्ड ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। चौथा पॉइंट है प्रजातीय सिद्धांत। कौन सा है? प्रजातीय नस्ली सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है आपके लिए, प्रजातीय या नस्ली सिद्धांत विद्यार्थियों। तो इसके अंदर देखो तो आर्यों और अनार्यों के बीच सामाजिक भेदभाव के कारण जाति व्यवस्था ठीक हुई, विकसित हुई। आर्यों ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु सामाजिक दूरी बनाए रखी। जीएस थूरिये और रिजले ने इस मत का प्रचलन समर्थन किया था। फिर 5वां सिद्धांत विद्यार्थियों धार्मिक सिद्धांत, यानी धार्मिक कर्मकांडों और अशुद्धता की अवधारणा ने जातीय विभाजन को मजबूत किया। ब्राह्मणों ने धार्मिक अधिकारों के माध्यम से सामाजिक श्रेष्ठता स्थापित की। छठा पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के आधार पर, यानी आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, जाति व्यवस्था किसी कारण से नहीं होती, बल्कि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रजाति कारकों के संयुक्त प्रभाव से इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है जाति व्यवस्था का विकास होना। तो वैदिक काल के अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। व्यवसाय परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता संभव थी। जन्म के आधार पर कठोर विभाजन नहीं था। फिर बात करते हैं, अगला चौथा प्रश्न है मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का विकास का विश्लेषण कीजिए। इस प्रक्रिया में भक्ति और सूफी परंपराओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास केवल राजनीतिक संघर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि विविध संस्कृतियों, परंपराओं एवं जीवन मूल्यों के समन्वय का इतिहास भी माना जाता है। 12वीं शताब्दी से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ भारतीय एवं इस्लामी संस्कृतियों का व्यापक संपर्क हुआ था। फिर प्रारंभ में दोनों समुदायों के बीच धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, किंतु दीर्घकालीन से अस्तित्व, आर्थिक संबंधों, सामाजिक संपर्कों तथा धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप एक मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। यह संस्कृति भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। फिर सामसिक संस्कृति क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामसिक संस्कृति से अभिप्राय ऐसी संस्कृति से जिसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं परस्पर प्रभाव ग्रहण करते हुए एक नई सांस्कृतिक पहचान का निर्माण करती है। यह किसी एक संस्कृति की विजय नहीं, बल्कि पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य, खान पान, वेशभूषा और जीवन दृष्टि का समन्वय दिखाई देता है। इस संस्कृति ने भारतीय समाज में सहिष्णुता, समन्वय और बहुलतावाद की भावना को विकसित किया है। फिर अगला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के विकास के आधार पर, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सैनिकों, व्यापारियों और सूफी संतों के भारत आगमन ने दोनों समुदायों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। नगरों, बाजारों, ग्रामों में साथ रहने से सामाजिक व्यवहार और जीवन शैली में पारस्परिक प्रभाव बढ़ा था। अनेक स्थानीय परंपराएं मुस्लिम समाज द्वारा अपनाई गई, जबकि हिंदू समाज ने भी कुछ इस्लामी रीति रिवाजों को स्वीकार किया था। दूसरा पॉइंट है भाषा और साहित्य का विकास। भाषा और साहित्य का विकास, यानी हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के परस्पर संपर्क से उर्दू भाषा का विकास हुआ। उर्दू ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर कार्य किया। अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खानगाना, सरस खान, जायसी आदि कवियों ने भारतीय सांस्कृतिक समन्वय को साहित्यिक व्यक्ति प्रदान की थी। फिर तीसरा पॉइंट है स्थापत्य कला का समन्वय, यानी भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ था, जिसके अंदर मेहराब, गुमंद, मीनार, भारतीय नक्काशी कला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन स्थापत्य इसके उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं, जबकि मंदिर और मस्जिद निर्माण तकनीकों में भी पारस्परिक प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद संगीत और ललित कलाओं का विकास की बात करें तो इसके अंदर भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पारसी एवं मध्य एशियाई प्रभाव पड़ा। ख्याल, कव्वाली, तराना, गजल जैसी विद्याओं का विकास हुआ। अमीर खुसरो को अनेक नई संगीत शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है। संगीत ने धार्मिक सीमाओं को पार कर सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाया था। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है कि सूफी आंदोलन की प्रमुख शिक्षाओं एवं विभिन्न सिलसिलों का वर्णन करते हुए भारतीय समाज और संस्कृति पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो साथियों, मध्यकालीन भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में सूफी आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह इस्लाम की रहस्यवादी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, भक्ति, आत्मशुद्धि, मानव सेवा के माध्यम से करना था।
सूफी संतों ने धर्म की बाह्य औपचारिकताओं की उपेक्षा आंतरिक पवित्रता एवं आध्यात्मिक अनुभव को अधिक महत्व दिया था। जब मध्यकालीन भारत में धार्मिक कट्टरता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमताएं विद्यमान थी, तब सूफी संतों ने प्रेम, समानता, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देकर समाज को नई दिशा प्रदान की थी। भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने में सूफी आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूफी आंदोलन का अर्थ एवं स्वरूप। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सन सामान्यतः अरबी शब्द सूप यानी ऊन से मानी जाती है, क्योंकि प्रारंभिक सूफी संत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उन्हीं वस्त्र धारण करते थे। सूफीवाद इस्लाम की आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी परंपरा मानी जाती है। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही डिटेल से आपको तैयारी करवाई जा रही है। बस आप हमारे साथ बने रहे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हर विद्यार्थी के लिए आपके लिए क्लास आ सके। और जितने एमए के विद्यार्थी हैं उन सबको क्लास शेयर कर दीजिए। तो इसका उद्देश्य ईश्वर से प्रत्यक्ष आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना माना जाता है। आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना था। सूफियों ने प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानव सेवा को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना था। अगला पॉइंट है सूफी आंदोलन की प्रमुख शिक्षाएं। पहला पॉइंट इसके अंदर होता है एकेश्वरवाद, तौहीद की भावना, यानी सूफी संत एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि उसी परम सत्ता की रचना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान माने जाते हैं। मैं तो इस विचार ने धार्मिक संकीर्णता को कम करके और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। दूसरा पॉइंट है प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानना, यानी सूफी संतों ने प्रेम को आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार माना। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, भक्ति और समर्पण से होकर आता है। वे घृणा, हिंसा और कट्टरता के प्रमुख विरोधी माने जाते हैं। नेक्स्ट महत्व की बात करें तो प्रेम और सहिष्णुता की यह शिक्षा सामाजिक सौहार्द का आधार बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, यानी सूफी संत मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। गरीबों, असहायों और पीड़ितों की सहायता को ईश्वर की पूजा के समान माना गया है। उनकी खान खाएं सभी वर्गों के लिए खुली रहती है। ये महत्व इसका यही है कि इससे समाज में समानता, सामाजिक सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है धार्मिक कट्टरता एवं कर्म कांडों का विरोध होना, यानी सूफियों ने धर्म के बाहरी आडंबरों और रूढ़ियों की आलोचना की। उन्होंने आंतरिक शुद्धता, नैतिकता और आध्यात्मिक अनुभव पर बल दिया। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता को महत्व दिया गया। महत्व क्या है? इससे धार्मिक उदारता और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला था। पांचवा पॉइंट है गुरु या पीर का महत्व। तो सूफी परंपरा में गुरु को आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना गया। क्या माना गया? आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना गया। पीर अपने शिष्य मुरीद को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता था। गुरु शिष्य संबंध सूफी साधना का आधार माना जाता है। फिर बात करते हैं सादगी और संयमपूर्ण जीवन। तो सूफी संत सांसारिक भोग विलास से दूर रहते। वे विनम्रता, त्याग और आत्म संयम पर बल देते। उनका जीवन आम जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता। ये था विद्यार्थियों क्वेश्चन। बाकी देखो आपको पूरा तो इसके अंदर नहीं करवा सकता, बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपके लिए 7वां क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण की प्रकृति की विशेषताओं एवं प्रभावों का विश्लेषण करते हुए अरविंद घोष एवं जे कृष्णमूर्ति के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारत में जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरण हुआ था उसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। यह केवल अतीत की गौरवशाली परंपराओं के पुनरुत्थान का आंदोलन नहीं था, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना तथा मानवतावादी मूल्यों के विकास का युग था। भारतीय पुनर्जागरण से भारतीय समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता एवं सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने का प्रयास किया गया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आदान प्रदान किया था। फिर पॉइंट आता है भारतीय पुनर्जागरण की प्रकृति। पहला पॉइंट है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति, यानी भारतीय पुनर्जागरण का मुख्य आधार धार्मिक सुधार था। विभिन्न समाज सुधारकों ने धर्म की मूल शिक्षा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया तथा अंधविश्वासों एवं कर्म कांडों का विरोध किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? सामाजिक सुधारवादी प्रकृति। तो इस आंदोलन ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, अस्पृश्यता एवं स्त्री असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। तो पुनर्जागरण ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला था। फिर चौथा पॉइंट है पूर्व और पश्चिम का समन्वय, यानी इस काल में भारतीय परंपराओं और पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है बौद्धिक जागरण, यानी तर्क, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया गया, जिससे समाज में नई चेतना का विकास हुआ था।
छठा पॉइंट, अगला पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। सुधारकों ने सती प्रथा, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा और महिला अधिकार। स्त्री शिक्षा और महिला अधिकार यानी अधिकारों की शिक्षा, विधवा विवाह और उनके सामाजिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया। तीसरा पॉइंट है आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना यानी अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान, तर्कशास्त्र एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित किया गया। चौथा पॉइंट क्या है, मानवतावाद और समानता, सभी मनुष्यों को समान मानने तथा जाति भेद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। पांचवा पॉइंट था राष्ट्रीयता का उदय होना यानी भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना विकसित हुई, जिससे राष्ट्रवाद को जन्म मिला। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव की बात करें, पहला था सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, नई कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ। दूसरा था राजनीतिक जागरण यानी राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक शक्ति मिली और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई थी। उसके बाद में सांस्कृतिक पुनरुत्थान आ गया यानी भारतीय साहित्य, कला, दर्शन और संस्कृति के प्रति नई रुचि उत्पन्न हुई थी। आधुनिक विचारधारा का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों के विचारों का प्रसार हुआ था। अगला 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को बल मिलना यानी विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में एक राष्ट्रीय पहचान विकसित हुई थी विद्यार्थियों। एक 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। वैसे मैंने आपको तीनों के अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी अच्छे से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक बनाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हर विद्यार्थी की क्लास पहुंच सके। कमेंट में बताना कि आप क्लास कहां से देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जितने भी क्लास को देख रहे हैं आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले पेपर फर्स्ट की क्लास लगा दिए, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने देखी होगी। ये पेपर 2 की क्लास है, पेपर 3 की क्लास जल्दी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। बस आप चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला है।